निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो सक्षमता उपागम। वैसे इसमें कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना है? तो 2019-20 में ये 17.8% था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है तिलहन। तिलहन नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वार्षिक औसतन वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? दो हजार दो तीन। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसतन वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? 2002 और 3 में। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया था? तो 2020-21 में 16.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में शुरू की गई थी। आंसर केवल एक है। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? एमएसएमई के लिए जो है 2006 के अनुसार कौन मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश सीमा है? तो 2000 मध्यम में जो है निवेश होना चाहिए 50 करोड़। ठीक है। मध्यम के लिए जो है निवेश सीमा जो है मध्यम उद्योग के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 5 करोड़ से 10 करोड़ और सेवा क्षेत्र के लिए है 2 करोड़ से 5 करोड़। लघु उद्यम के लिए 25 लाख से 5 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए। सूक्ष्म उद्योग में 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। लघु उद्योग में निवेश जो होगा 10 करोड़ रुपए होगा, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए। सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ रुपए निवेश होगा और 5 करोड़ रुपए इसका टर्नओवर होना चाहिए। केंद्र सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि एक वित्तीय सहायता दी गई है? तो इसका आंसर है 74 मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है ना। लघु रत्न कंपनी है 74 2020 के अनुसार। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्ष तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है और मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी के 500 करोड़ रुपए तक की निवेश की स्वायत्ता होती है। 500 करोड़ रुपया लघु मिनी रत्न कंपनी 500 करोड़ रुपया। सरकार व्यय को नियंत्रित करने के प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय के। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बी, उत्पाद कर। भारत निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो आंसर है उत्पाद शुल्क। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती है। इसको राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो 2011-12 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है उत्पाद कर से।
भारत में सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में। भारत में स्तंभों को से राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लागू गई। समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, सातवां वित्तीय आयोग 1978 में। देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार के लिए, ट्राइसन जो है वो रोजगार के लिए, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए, नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण के लिए। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो 31 मार्च 1997 के बाद ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया है। भारत में मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी साधन थे। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। भारत सरकार ने नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संवैधानिक परामर्शी निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है और उसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। नीति आयोग का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है। नीति का पूरा स्वरूप क्या है? भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। पिछली पंचवर्षीय योजना के केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था और 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता सरकार के द्वारा। 53 का सी। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालिक योजना थी। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालिक अवधि की थी, 1-1 वर्ष की, 3-5 वर्ष हेतु, दीर्घकालीन 10 से 20 वर्ष हेतु जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना के आवश्यक संशोधन किया जाता है और इस प्रकार ये एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1959। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। भारत ने कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? भारत का कौन सा बैंक सह व्यापारिक बैंकों में विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्ति के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर था, जो इस सूची में भारत का अकेला बैंक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4%। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकल्पित किया जाता है। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा संकलित किया जाता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में प्रयुक्त हो तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक सुधार में अनेक क्षेत्रों में समाहित औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी करना और मात्रात्मक तरीके को चरणबद्ध तरीके से हटाना और बाजार की शक्ति द्वारा विनिमय दर का निर्धारण करना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश और निजीकरण, उत्पाद शुल्कों में कमी, आय के निगम कर में कटौती, सेवा कर शुरू करना, शहरी सुधार, गैर विकास मूलक व्यय में कमी, पेंशन संबंधी सुधार, मूल्य संवर्धित कर शुरू करना, रियायतों में कमी एफआरबीएम एक्ट 2003 का परिकलन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीआरआर कमी करने पर वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। एलआईसी एक्ट 1956। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है उसको हॉट मनी कहते हैं। एएन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। ट्राइसम EAS GRYRLEGP। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2019 में आरंभ की गई थी पीएम कुसुम योजना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान और सौर ऊर्जा की स्थापना और पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना। कुसुम योजना। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना भारत के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रक कार्यक्रम है और केंद्र सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसकी अनुमानित अवधि 5 वर्ष है। 2017-18 से 21-22 तक है। योजना आयोग ने 1917 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक निर्धन लोग देश के इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। बिहार में निर्धन लोग बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाया जाता है? कपड़े के। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? बी, कपड़े से। नंदीग्राम क्षेत्र में नदीग्राम क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? सलीम समूह को। पश्चिम बंगाल के नदीग्राम क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? 1972, 73 और 76, 77 में। रुपए की परिवर्तनशीलता का तात्पर्य क्या है? रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जल विद्युत का योगदान 12% है। ठीक है। लगभग 19-20 में 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 3,77,260 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान 40,559 अर्थात 12.2% थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह सबसे ज़्यादा है? सेवा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई। औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
उसके बाद कहता है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास है, ठीक है ना। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य है? स्पेन। आसियान किसके लिए है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारतीय विकास फोरम में पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2021 अप्रैल में फोर्ब्स पत्रिका की 35वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची में जेफ बेजोस को प्रथम स्थान मिला है। फोर्ब्स पत्रिका 2021 में जो है सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस है, मालिक है अमेज़न के। वर्ष 2021-22 में विकासात्मक व्यय उसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? 69.75%। 69.75% बिहार का विकासात्मक व्यय था, कुल व्यय का। भारत की कुल जनसंख्या कितनी? 1 अरब 21 करोड़। जनगणना 2001 के अनुसार 325 था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक था? बिहार में। बिहार में जो है 1106 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 829 है, केरल में 860 है, हरियाणा में 573 है। 2001 की भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश। बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8.7%। भारत की लगभग 9% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। किस राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे अधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में। एससी लोग बहुत हैं। देखो इसमें कहता है कि भारत में 2001 से 2011 तक साक्षरता में वृद्धि दर 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षर 65.46% थी। 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 2011 की जनगणना को फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के परिचित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 65%।
निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो एनटीपीसी से। तापीय विद्युत 61%, ठीक है ना। जल विद्युत 12%, 12.2%, और परमाणु ऊर्जा विद्युत 1.8%, और गैर पारंपरिक हिस्सा जो है वो 24% है। 1991 की नई आर्थिक ये सभी है, भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानताएं, रिलेटिव पॉवर्टी। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? मोहम्मद यूनुस ने। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। उन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी, और स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास था? तृतीय क्षेत्र का 54%। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र इक्विटी का विनिवेश। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र की जैसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है का अंश बढ़ता जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता चला जाता है। 1951 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो था वो 59% था, 13% और 27% था। यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक के रूप में नहीं लिया जाता है। तो इसमें देखो, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में निम्न घटक शामिल होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। तो यूएनडीपी के द्वारा भारत में भी मानव विकास सूचकांक निर्माण हेतु अन्य सभी देशों की तरह उपयुक्त तीनों घटक ही लिए जाते हैं: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन्म पर जीवन प्रत्याशा। कौन सा आर्थिक अधोसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। आर्थिक अवसंरचना में नहीं आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। सामाजिक संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तार संचार सेवा को। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधार संरचना का निर्माण करना, लागत कम करना, उत्पाद को प्रयोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न भागों में सुधार द्वारा सरकार उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास और वातावरण बना रही है। पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, उसको पूरा कहते हैं।
तो पूरा PURA ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने का संक्षिप्त रूप है पूरा। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी? उपरोक्त सभी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा, चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की। पोषण। वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 देखो यहाँ पर IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP छठी योजना के अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। IRDP के द्वारा मूल रूप से गरीब विचारों में स्वरोजगार को प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई ताकि उत्पादक परिसंपत्ति के हस्तांतरण से वे अपनी आय कमा सके और निर्धनता रेखा को पार कर सके। भारत सरकार के द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितनी दी जाएगी? 3000 रुपये। बजट वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले कामगार के लिए उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार की भी प्रतिमाह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी तथा पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर स्वावलंबी अकुशल मजदूरी को तैयार और इसके अन्य उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सहकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित होना। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। कृषि में भारत में भूमि सुधार का क्षेत्र शामिल नहीं है। किसानों को मकान और ऋण। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर। हरित क्रांति को 1996 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था जिसमें निम्नलिखित आदानों को सम्मिलित किया गया था: बीजों में उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और पर्याप्त सिंचाई सुविधा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई उद्योग विभाजन से। भारत में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 165 वर्ष पुराना है। ठीक है। 1855 ईस्वी में श्रीरामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंची क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र लगभग 80% पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई और दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई, अहमदाबाद भारत में थी, जबकि कपास उत्पादन 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। कच्चे माल की उपलब्धता में कमी हो गई। मशीनरी तो था ही। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में। भारत का सबसे प्राचीन और बृहत स्तर उद्योग क्या है? कपास उद्योग। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास कॉटन पर ही आधारित रहा है। कपड़े का उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और बृहत उद्योग है। फरवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कपड़े का योगदान 2% है और ये 40 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। देश के कुल निर्यात में 12% का योगदान करता है और भारत में पहली कॉटन मिल 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में स्थापित की गई थी। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। मॉडवेट जो अप्रैल 2021 में कार्यान्वित और प्रतिस्थापित हुआ था। कपास उद्योग किन कच्चे माल पर आश्रित है? भारहांस मूलक। भारत में कोर उद्योग क्या है?
कोयला उद्योग, विद्युत उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग। आठ उद्योग को मुख्य उद्योग कहा जाता है। इसमें कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम परिशोधन है, उर्वरक है, स्टील है, सीमेंट है और विद्युत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। 2020-21 के अनुसार प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का 5% तथा अप्रत्यक्ष कर घरेलू उत्पाद का 4.9% था। इनसे कौन सा संघीय बजट सरकार के विश्व उद्योग के सम्मिलित नहीं था? भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर। विगत वर्ष में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो देखा जाए 2021-20 के अनुसार केंद्र सरकार की व्यय में शीर्ष मदे इस प्रकार है, जैसे कि ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16%, केंद्रीय योजना 14%। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सरकार का एक कर नहीं है? भूमि राजस्व कर। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्यों के साथ विभाजनीय है। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? बिक्री कर और उत्पादन कर। उपरोक्त विकल्प में दिए गए आय कर, संपत्ति कर, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक हिस्सा आयकर का 14% था और राजस्व निगम का 13% था 2020-21 के अनुसार। देखो इसमें कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी आदिवासी का सर्वाधिक प्रतिशत राज्य में मिजोरम 94% है, जबकि आदिवासी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मिजोरम में 94.4%, जबकि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 94.8% लक्षद्वीप में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की कम है? पुरुष और स्त्री दोनों की साक्षरता दर कम है भारतीय जनगणना में, तो देखा जाए तो बिहार की है। आंसर सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्पों और सभी भारतीय राज्यों में पुरुष और स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 61.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है? जैन धर्म में। अब 2019 वर्ष 2017 में संशोधित जन्म दर 20.2 थी। अब बिहार में जो है संशोधित जन्म दर 26.4 था 2017 में। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार में 1106। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में है। उसके बाद कहता है कि जनानांक की डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात को। सी। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी थी? तो इसका सही आंसर है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार विदेश में रहने वाले भारतीय एनआरआई और पीआईओ या ओवरसीज इंडियन की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 21 लाख 340 है। 3 करोड़ 21 लाख 340 है, जिसमें सर्वाधिक 44 लाख 60 हजार भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में थे।
तो इंडियन ओवरसीज की कुल संख्या जो है वो 3,03,34,340 टोटल पीपल्स है जो बाहर रहते हैं, जिसमें से सर्वाधिक 44 लाख लोग जो है ना 44,60,000 भारतीय जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चाइना। 1971 और 1981 की तुलना में 1981 और 91 के बीच भारत की जनसंख्या दशक आधार वृद्धि दर सीमांत था, घट गया। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसतन वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसतन वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रह गई है, 1.64%। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में दशकीय वृद्धि दर जो थी 17.7 थी, ठीक है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,81,8,54,977 हो गई है, अर्थात 17.7 जो है दशकीय वृद्धि दर हुआ है 2001 से 2011 के बीच में। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत के बराबर है 31.1%। भारत में शहरी जनसंख्या जो है वो 31.1% है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो है मुंबई है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो मुंबई है। उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद कोलकाता है, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है, फिर मद्रास है, उसके बाद फिर बेंगलोर है, उसके बाद फिर हैदराबाद है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन के लिए। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वृक्ष मानव और वृक्ष मानव पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रयासरत थे। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। विगत वर्षों में आप टिहरी बांध से आशंकित परिस्थिति विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे और 21 मई 2021 को उनका कोरोना से निधन हो गया। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? 33%। देखो, राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार नेशनल वन नीति वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, कुल 24.56% वन क्षेत्र पर वनावरण और वृक्ष आवरण है, जबकि अनावरण क्षेत्र जो है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, तो जो कुल क्षेत्रफल का 21.6% है। देखो, देश का जो 21% है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? संपूर्ण भूमि का 33%, जो भारत में 21% है या 24% है। वन आवरण जो है ना वो 21% है, जिसमें कि वृक्ष रोपण को मिला दिया जाए तो ये 24.56% है। 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्नलिखित है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्नलिखित है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कुल शहरी जनसंख्या है 50,08,18,000 50,08,18,000
8 लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 8,18,259। लगभग कुल जनसंख्या का 45% जो है महाराष्ट्र में सब शहरी आबादी में रहता है। उत्तर प्रदेश में 44 करोड़, 49,000, 44 करोड़ 4,95,063, यानी कि 22.3% जो है शहरी आबादी है। तमिलनाडु में 48% के शहरी आबादी है। कुल जनसंख्या का 48% तमिलनाडु में शहरी आबादी है और केरल में 47% शहरी आबादी है। तो केरल, तमिलनाडु और ज़्यादा शहरीकृत है महाराष्ट्र से। तो तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षर, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से नीचे था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें कि पुरुष 80% और महिला 64% है। बिहार में 61% साक्षरता है, जो देश में न्यूनतम है। उड़ीसा में 72% साक्षरता है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। उड़ीसा और बिहार। भारत में ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाता है। भारत में ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाता है। तो अगर देखा जाए तो आंसर इसका 94% है। भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन से जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड है। 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक है। 1921। 10वीं योजना की अवधि क्या थी। तो 2002 से 2007। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो पीसी महालनोबिस ने। आर्थिक नियोजन विषय है केंद्र सूचिका, संघ सूचिका, समवर्ती सूचिका। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचिका। जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला परिषद और विकास परिषद का जिला नियोजक पदाधिकारी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आवासीय व्यय वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। 26%। भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। 1997 से 2002। भारत में योजना अवकाश प्लान 1966 से 1959 के बीच था। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 5.6% तक। जबकि प्राप्त हुआ था 6.8%। भारत पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। आठवीं पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता देता था रोजगार बढ़ाने पर। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नियोजन आयोग क्या है। गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 1951 में। 1950 में। गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। योजना आयोग का स्वरूप क्या था। परामर्शदात्री। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, परामर्शदात्री संस्था थी। पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य नहीं है। 1966 से 71। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से किसे तीसरे स्तंभ के रूप में माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन को। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं। तो भारत में 1 नवंबर 2000 से कांडला, मुंबई, कोचीन, सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत को 1 नवंबर 2000 में कांडला, मुंबई, कोचीन, सूरत प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया था।
मुंबई था, कांडला था, नोएडा था, फाल्टा था, कोचीन था, चेन्नई था, विशाखापट्टनम था, कुल 7 था। लेकिन 1997 में सूरत को भी इसमें जोड़ दिया गया, जो 8 हो गया। तो मुंबई, नोएडा, फाल्टा, कोचीन, कांडला, चेन्नई, विशाखापट्टनम और सूरत। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो 2020-21 में भारत के व्यापार भागीदार देशों का क्रम इस प्रकार है। 2020-21 में भारत के व्यापार भागीदार देशों का क्रम इस प्रकार है, जैसे कि सबसे बड़ा भागीदार व्यापार है वो चीन है। दो 2020-21 में भारत के व्यापार भागीदार देशों का क्रम इस प्रकार है। चीन सबसे बड़ा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद हांगकांग है। तो सबसे बड़ा साथी जो है वो चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो चीन है। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1991 को 18 से 19% अवमूल्यन किया गया था भारतीय पैसे का, 1991 को। अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को। भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बायलैटरल फॉरेन एड्स आते हैं? जापान से। WTO अस्तित्व एग्जिस्टेंस में आया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है? ADB। वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा संरक्षित भंडार कितना था? तो 25 जून 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 608.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो 25 जून 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 608.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। वर्तमान में रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक्ष घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होता है? तो केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्यातकों को सुलभता से तथा कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता कराने तथा बीमा कवर बढ़ाने के लिए निर्विक योजना की घोषणा की गई है। ये निर्यात क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, निर्विक निर्यात क्षेत्र से। 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तु के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 2019-20 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थों का निर्यात 2,23,347 करोड़ रुपए का था। 23,347 करोड़ रुपए का निर्यात करता है भारत। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदार था? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन 2020-21 में फिर से चाइना हो गया। दो 2001-2 और वर्ष 2002-3 2019-20 में 2.1%। भारत में कुल कृषि निर्यात में सामुद्रिक उत्पाद का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 2.1% था और 2020-21 में ये 2.2% हो गया। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है? अफगानिस्तान। निम्नलिखित देश में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए और बी दोनों, चीन और म्यांमार। मालदीव, भूटान, ये सब तो है सार्क का हिस्सा। दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साफ्ता का औपचारिक उद्घाटन हुआ था।
7 दिसंबर 1995 को। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित दर दोहरी प्रणाली अपनाई गई है। मांग और पूर्ति के आधार पर, बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपये की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साफ्टा साफ्टा है साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। मिलेनियम विकास लक्ष्य किसे शामिल नहीं किया गया है? 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर को। देखो, संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित घोषणा मिलेनियम डिक्लेरेशन के आधार पर मिलेनियम डिक्लेरेशन RT थे। MDG की सफलता के बाद 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्य को प्राप्त करने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है ना। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की थी एग्जिम बैंक के द्वारा। भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी, का उद्देश्य निर्यातक और आयातक के लिए था। एग्जिम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। इसमें देखो, इसमें कहता है कि वर्ष 2014 से डीजल मूल्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से निर्धारित होता है, ठीक है। इससे पहले जो है डीजल की कीमत समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत में 32 से 34% प्रति लीटर की वृद्धि की। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इनमें से कोई नहीं। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? नाबार्ड। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी। इसका औद्योगिक वित्त में से कोई संबंध नहीं है। इसका औद्योगिक कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी। कृषि और ग्रामीण विकास करना है आपको। इसका संबंध उद्योग से नहीं है, औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं है। भारत में औद्योगिक वित्त के लिए नाबार्ड जिम्मेदार नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दुर्लभ हार्ड करेंसी विकसित देशों की करेंसी है, ठीक है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन है? कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, ठीक है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में। भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक कितनी है? 2019 में पूंजी की पर्याप्त अनुपात 9% है का निर्णय लिया गया है। नर्सिंग कमेटी की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियमन नियंत्रण किया जाता है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपये के नोट छापता है और इसकी पूर्ति करता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस देवास और शाहमनी और मैसूर में भी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है।
सहकारी उधार ढांचा का भूमि विकास बैंक। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है? 9%। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दी? 9 जुलाई 1921 में जारी मौद्रिक नीति में 9 जुलाई 2021 में जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर 4.25% था, एमएसएफ दर 4.25% था, रेपो रेट 4% था और रिवर्स रेपो रेट 3.35% था। नकद आरक्षी अनुपात सीआरआर 4% था और एसएलआर 18% था। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक रेट बैंकों के द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। 154 का आंसर है डी। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को हुआ था। ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 42% से कम करके 41% करने की सिफारिश की है और 1% जम्मू कश्मीर लद्दाख को दिया गया है। रंगाराजन थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। रंगाराजन थे। देखो 15वां वित्त आयोग का गठन जो है वो एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 से 2020 से 25 तक लागू होगी, जिसमें अब 2021 से 26 कर दिया गया है। 15वां वित्त आयोग जिसमें नंदकिशोर सिंह इसकी अध्यक्षता में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय रीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। निम्न में से कौन से दो परोक्ष हैं? बिक्री कर और उत्पाद कर। ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय और केंद्र राज्य में विभाजित किया जाता है? बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? भूमि राजस्व। विगत वर्ष में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? विकास कर। विगत वर्ष में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में हुआ है? तो 2020-21 के बजट को देखा जाए, 2021-22 के बजट को अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के व्यय के शीर्ष मदे इस प्रकार थी। ब्याज पर सरकार ने 20% खर्च किया है, कर और शुल्क पर जो है 16% खर्च किया है, केंद्रीय योजना पर 14% खर्च किया है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर। देखो 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था, हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने और स्वच्छ करने के लिए है, जो कि टेक इंडिया है। टेक इंडिया ट्रांसफॉर्म इन एनर्जीज एंड ए क्लीन इंडिया।